हाँ तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। अब ये जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम हमारा जो सीक्वेंस रहेगा इस टॉपिक का वो आपके मॉड्यूल का ही सीक्वेंस चलेगा, और साथ साथ में जहाँ जहाँ पे एनसीईआरटी की बात आती जाएगी हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप लोगों को मॉड्यूल और एनसीईआरटी दोनों अपने साथ रखनी है। तो करें बात स्टार्ट। देखिए, ये जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको हम पहले यहां पर डिस्कस करेंगे। तो दो टर्म तो आपके इस टॉपिक के नाम में ही दी हुई है, एक तो हेल्थ और दूसरा डिजीजेस। तो अपन एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट टर्म यहां पर आती है हेल्थ। तो हेल्थ को लेकर के आपकी एनसीईआरटी के अंदर दो डेफिनेशन दी हुई है। हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम पुराने जमाने से बात स्टार्ट कर रहे हैं, जब मेडिकल साइंस की हिस्ट्री दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में थोड़ी बहुत। तो वहां पर यह दिया हुआ है कि जो ग्रीक साइंटिस्ट हुआ करते थे पहले, जैसे हिपोक्रेट्स है, इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन के जो लोग हुआ करते थे, इनका मानना यह था हेल्थ के लिए कि जो हेल्थ है फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। तो इनका मानना यह था कि भाई हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ह्यूमर। फ्लूइड के लिए हम टर्म यूज करते हैं ह्यूमर। जैसे आप लोगों ने आई पढ़ी होगी, वहां पर पढ़ा होगा एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, लाइक दैट। तो इनका मानना यह था कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं, कुछ ह्यूमर होते हैं, जैसे ब्लड है, बाइल है, फ्लेम है, लिम्फ है। तो इनका बोलना यह था कि भाई इन सारे के सारे फ्लूइड्स में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सारे फ्लूइड ह्यूमर बैलेंस्ड हैं तो हम उस पर्सन को हेल्दी पर्सन बोल देंगे। लेकिन हां, अगर ये फ्लूइड्स आपस में बैलेंस नहीं है तो हम उस पर्सन को हेल्दी पर्सन नहीं बोल सकते। और इनका मानना यह था, फ्लूइड में भी मेनली मानना था इनका बाइल के ऊपर। इन्होंने दो टाइप का बाइल माना, एक तो ब्लैक बाइल और दूसरा येलो बाइल। और इनका मानना यह था कि जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल का अमाउंट ज्यादा होता है उसकी पर्सनालिटी होती है हॉट पर्सनालिटी, और उसी को फीवर होता है। अब इस हाइपोथेसिस को इन्होंने नाम दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस इन्होंने दे दी, काफी लंबे टाइम तक चलती रही। लेकिन कुछ टाइम बाद आपके एक साइंटिस्ट आए, विलियम हार्वे। आप लोग सब जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था उन्होंने। तो उनको ये बात कुछ जमी नहीं कि क्या ये ब्लैक बाइल, येलो बाइल, जिसके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है उसकी हॉट पर्सनालिटी है, उसको फीवर हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जिसके अंदर ब्लैक बाइल का अमाउंट ज्यादा था, एक थर्मामीटर लिया और उस पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके उनको बताया कि आप बोल रहे हो कि इसमें ब्लैक बाइल ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आप ये देखें इसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है। तो विलियम हार्वे ने क्या किया, थर्मामीटर का यूज करके उन लोगों की जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी उसको क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। तो ये तो बात पहले की हुई। लेकिन बाद में धीरे धीरे अपन आगे आते गए तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर आप सब लोग जानते हैं जिनेवा में है। तो WHO ने हेल्थ के लिए एक डेफिनेशन दी। इन्होंने बोला कि हेल्थ डजंट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब यह कि किसी का फिजिकली फिट होना या उसको कोई डिजीज नहीं होना, इसी को हेल्थ नहीं बोलेंगे अपन। हेल्थ का मतलब है कि उसकी बॉडी में ये तीनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, फिजिकली हेल्थ भी उसकी परफेक्ट होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ भी परफेक्ट होनी चाहिए, और सोशल हेल्थ भी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी हम उसको हेल्दी पर्सन बोलेंगे। अब ये तो देखो डेफिनेशंस की बात हुई। अब मैं आपकी एनसीईआरटी पे आ रहा हूं। आपकी एनसीईआरटी में हेल्थ को अफेक्टेड करने वाले कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, और अच्छी हेल्थ, जो गुड हेल्थ है, उसको लॉन्ग टर्म तक कैसे मेंटेन रखें उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, आप सुनते जाएं और समझते जाएं। देखिए, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इंफेक्शंस एंड लाइफ स्टाइल। तो अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यहां पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब आप नाम को ही पकड़े, यहां पर लिखा हुआ है डिसऑर्डर्स। जब डिसऑर्डर बोल रहे हैं तो बताओ हेल्थ अफेक्टेड होगी कि नहीं होगी, क्लियर बात। सेकंड लिखा हुआ है इन्फेक्शंस। अब अगर किसी भी हेल्दी पर्सन को कोई इंफेक्शन हो गया तो बताओ हेल्थ अफेक्टेड होगी कि नहीं होगी, क्लियर है। इसके बाद दिया है थर्ड, लाइफ स्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आजकल हम लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि इस लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस आजकल सबसे ज्यादा मिल रही है।
जैसे आप लोगों ने कुछ नाम सुने होंगे, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, एलर्जीज हैं, ये सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और एलर्जीज तो डिटेल में एलर्जी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। ये कैसे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल जितनी भी डिलीवरीज वगैरह होती हैं सब एयर कंडीशन हॉस्पिटल्स में होती है। तो बच्चा हॉस्पिटल में स्टार्टिंग से ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है। अब जब उसको घर पे लेके आए तो घर पे भी उसको फुल्ली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता है। आपने देखा होगा अगर थोड़ी भी सर्दी या गर्मी है तो बाहर ले जाने से घर वाले मना कर देते हैं कि सर्दी लग जाएगी, गर्मी हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताइए कि जब उस बच्चे को हम स्टार्टिंग से ही इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, उसको बाहर हम जाने ही नहीं दे रहे, मतलब बाहर के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके कांटेक्ट में ही हम उस बच्चे को नहीं आने देंगे, तो बताओ उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अगेंस्ट क्या उस बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। और क्या होगा जब फ्यूचर में यही बच्चा सडनली उन एनवायरमेंटल एक्सपोजर के कांटेक्ट में जाएगा, तो उन्हीं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर उसके लिए एलर्जन का काम कर जाएंगे और उसको एलर्जी हो जाएगी। क्लियर? तो ये बात हुई अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। अब ये चीजें तो हमने देखी जो हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर थे, लेकिन अगर किसी ने अपनी हेल्थ बहुत अच्छी बना ली तो अच्छी हेल्थ को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए भी आपकी एनसीईआरटी ने 3 पैरामीटर दिए हैं, ये आपके सामने है। फर्स्ट लिखा हुआ है बैलेंस्ड डाइट, सेकंड पर्सनल हाइजीन एंड थर्ड रेगुलर एक्सरसाइज। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट। आप सब जानते हैं कि अपनी बॉडी की जो डेली की डिमांड होती है कि हमको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, वो प्रॉपर हमारी डाइट में होने चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट। तो वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आती है पर्सनल हाइजीन। जितना भी सुबह उठ करके अपन नहाना धोना है, ब्रश करना है, ये सब पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है। तो ये भी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये जो रेगुलर एक्सरसाइज है, आपका वर्कआउट है, वो भी इंपॉर्टेंट है हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो ये बात हमने हेल्थ की फैक्टर हमने देखे। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इंफेक्शंस एंड लाइफस्टाइल। एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। अब हेल्थ के बाद हम नेक्स्ट टर्म पे चल रहे हैं, और वो जो नेक्स्ट टर्म है वो है डिजीजेस। तो बच्चों हेल्थ के बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारी आती है वो है डिजीजेस। अब डिजीजेस जो है, देखो मैक्सिमम अपने जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अगर आप ब्रेक करोगे तो उसका एक्चुअल मीन आपके सामने निकल करके आ जाएगा। इसको आप ब्रेक करेंगे, डिस बोले तो गड़बड़, ईज बोले तो आपकी कंफर्टेबिलिटी, मतलब आपकी कंफर्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई, उसको बोल रहे हैं हम डिजीज। अगर एक डेफिनेशन अपन ले यहां पे तो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन इज एडवर्सली अफेक्टेड and characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy, we have a disease। मतलब ये कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है, अगर उनके फंक्शन डिस्टर्ब हो गए और उनकी वजह से हमारी बॉडी में कोई साइन एंड सिम्टम डेवलप होने लग गए, दैट मीन्स क्या है? डिजीज। अब आपकी एनसीईआरटी में जो डिजीजेस दी हैं, दीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक तो हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, या इन्हीं को बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, और दूसरी आती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज। देखो आप इसको टर्म को ही पकड़े, कम्युनिकेबल मतलब जो डिजीज पर्सन टू पर्सन इजीली स्प्रेड हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे हम? कम्युनिकेबल डिजीज। अब आप देखें, अगर कोई डिजीज पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही है तो स्प्रेड होने के लिए उसको बीच में कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो चाहिए। तो अगर किसी भी डिजीज में आपको कोई भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन नजर आ रहा है, दैट मींस वो कौन सी डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज। हाँ, वो अलग बात है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे आपने मॉस्किटो बॉर्न डिजीज पढ़ी होगी, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। ऐसे ही फ्लाइज से होने वाली डिजीज, डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा। ऐसे ही एक मोड का नाम आता है, आपने सुना भी होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब क्या होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में? देखिए, मान लीजिए हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है और अपने को कफ और स्नीज हो रही है। अब जैसे ही अपने को कफ और स्नीज होती है, अपनी नॉर्मल टेंडेंसी होती है दोनों हाथ मुंह के आगे ला करके और कफ और स्नीज कर देते हैं। तो उससे क्या हुआ, जो उसकी सलाइवा की और नेजल सेक्रेशन की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सीधे हाथ पे आ गई, आपके हाथ कंटामिनेट हो गए। अब यही हैंड आपने किसी डोरनोब पे लगा दिए, कंप्यूटर कीबोर्ड पे लगा दिए, माउस पे लगा दिए, यूटेंसिल्स पे लगा दिए, पेपर वेट पे लगा दिए, किसी दूसरे पर्सन ने आकर के उसको टच किया और वो इन्फेक्टेड हो गया। एक तरीका तो यह है। दूसरा ये कि जब आपको कफ और स्नीज हुई तो आपने मुंह के आगे कोई हाथ वाथ नहीं लगाया,
ऐसे ही हवा में ही आपने कफिंग स्नीजिंग कर दी, तो होगा क्या, आपका नेजल सिक्रेशन और सलाइवा की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है ना, वो एयर के अंदर स्प्रेड हो जाएंगी और एयर के थ्रू ट्रैवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने अगर 3 to 5 फीट की डिस्टेंस पर अगर कोई भी पर्सन खड़ा है तो वो इंस्पायरेशन तो कर ही रहा है, तो इंस्पायरेशन के थ्रू वो एयर के थ्रू वो ड्रॉपलेट कहां चली गई, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और वो इन्फेक्टेड हो गया। क्लियर? तो ये ड्रॉपलेट इंफेक्शन जो है, काफी डिजीजेस हैं जो इससे होने वाली हैं, ये अपन आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज तब बात करेंगे। बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोल, हेलमिंथ, ये आगे बात करेंगे हम यहां पे। इसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज के बाद जो सेकंड टर्म आती है आपकी, वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नाम ही आपको बता रहा है नॉन कम्युनिकेबल, मतलब जो डिजीज पर्सन टू पर्सन स्प्रेड ना हो, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है, प्रोटीन डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है, ऐसे ही कैंसर है, ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। क्लियर इतनी बात? ये तो बात हुई हमारे डिजीज की। डिजीज के बाद जो नेक्स्ट टर्म आपकी आती है वो है प्रोफाइलेक्सिस। अब ये जो प्रोफाइलेक्सिस है, अगर एक लाइन में हम इसको बोले तो इट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। अब प्रिवेंटिव मेजर क्या? देखिए, हमको अगर कोई भी डिजीज हो गई तो हमको डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता है, डॉक्टर हमको ट्रीटमेंट लिखता है, मेडिसिन लिखता है, हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के हम ठीक हो पाते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे हथकंडे यूज करें कि हमको डिजीज हो ही ना, तो वो जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं कि डिजीज ना हो, दीज ऑल आर प्रोफाइलेक्सिस। जैसे जनरल बात है कि डेली आप खाना खाने से पहले हैंड वॉश करते हैं, वो क्या है? प्रोफाइलेक्सिस। ऐसे ही अपने फूड को कंटामिनेट होने से बचाने के लिए उसको ढक के रखते हैं, ये क्या है? प्रोफाइलेक्सिस। और प्रोफाइलेक्सिस का सबसे बड़ा एग्जांपल है वैक्सीन। भाई, हम बच्चों को जो वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, वो क्या है? प्रोफाइलेक्सिस। भाई क्या है? वैक्सीन के अंदर क्या होता है? एंटीजन। अब आप क्या कर रहे हो, बच्चे को जब ये आप वैक्सीन लगा रहे हो तो बच्चे के इम्यून सिस्टम को आप इस एंटीजन से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो कि तू इसको देख ले और आइडेंटिफाई कर ले। जब यही एंटीजन फौरन दोबारा टाइम सेकंड टाइम बॉडी के अंदर आएगा तो आपका इम्यून सिस्टम मेमोरी के बेस पर उसको देखते ही उड़ा देगा। यही तो करवा रहे हैं हम वैक्सीनेशन में। तो ध्यान रखना, वैक्सीन इज अ प्रोफाइलेक्सिस, नॉट अ ट्रीटमेंट। ये प्रोफाइलेक्सिस है, ट्रीटमेंट नहीं है वैक्सीन। क्लियर? आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। वैक्सीन के बाद में, प्रोफाइलेक्सिस के बाद में जो नेक्स्ट टर्म हमारी आती है वो है इंक्यूबेशन पीरियड एंड विंडो पीरियड। अब क्या है, एक एक की बात करते हैं अपन। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड जो है, इट इज द टाइम पीरियड इन बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम। मतलब ये कि जैसे आज हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन गया तो फर्स्ट सिम्टम जब आएगा उसका, वो कितने टाइम में आ रहा है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलेंगे हम? इंक्यूबेशन पीरियड। और जो विंडो पीरियड है, इट इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम आफ्टर विच पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड इनटू द ब्लड। मतलब ये कि जैसे पैथोजन एंटर हुआ आज, उसके बाद कितना टाइम बाद आप उसको लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट कर पाओगे, वो जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोल रहे हैं? विंडो पीरियड। क्लियर? जैसे अपन, एक डिजीज का नाम आपने सुना होगा, एड्स। एड्स के लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है 5 to 10 ईयर्स, ये इंक्यूबेशन पीरियड है। और जो विंडो पीरियड होता है इसका, वो होता है 2 to 12 वीक्स। अब आप बात को समझें, इंक्यूबेशन पीरियड हम बोल रहे हैं 5 to 10 ईयर। मतलब ये कि जैसे आज अगर किसी की बॉडी के अंदर HIV वायरस एंटर हुआ तो उसके साइन एंड सिम्टम आएंगे आफ्टर 5 to 10 ईयर्स। आ रही है बात समझ में? लेकिन विंडो पीरियड क्या बोल रहे हैं हम? 2 to 12 वीक्स। विंडो का मतलब यह है कि ये जो टाइम पीरियड है 12 वीक, इसके बाद आप उसको ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हो, बॉडी में डिटेक्ट कर सकते हो। ये विंडो जो पीरियड है, इसके अंदर आप उस पैथोजन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? विंडो बोला ही इसीलिए, किसी भी डिजीज के लिए जो विंडो पीरियड होता है उसमें आप उस डिजीज को डिटेक्ट नहीं कर सकते, विंडो के बाद ही आप डिटेक्ट कर पाओगे। क्लियर? तो ध्यान रखें, इंक्यूबेशन पीरियड जो है, इट इज द टाइम पीरियड इन बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम। और जो विंडो पीरियड है, इट इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम आफ्टर विच पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड इनटू द ब्लड। क्लियर बात यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं आपके मॉड्यूल में, इस चैप्टर का जो लास्ट है, जहां पर ये खत्म हो रहा है, उस जगह पे एक टर्म लिखी हुई है ऊपर, कीमोथेरेपी। देखें आप उसमें निकाल करके,
कीमोथेरेपी, कीमो बोले तो केमिकल, थेरेपी बोले तो ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीमोथेरेपी। आ रही है मेरी बात समझ में? अब कीमोथेरेपी में कुछ नाम आपके दिए हुए हैं वहां पे, ऊपर ही ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है एंटीबायोटिक्स, लिखा हुआ है। एंटी बोले तो अगेंस्ट, बायोटिक्स बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो केमिकल होता है ना एंटीबायोटिक्स, ये हमको ऑब्टेन भी किससे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और फंक्शन भी किस पे होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको ये मिलेंगे और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो ये इनिबिट कर देंगे या फिर उसको किल कर देंगे। इसी बेसिस पर इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दिया है यहां पे। जो एंटीबायोटिक्स है दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो हम बोल रहे हैं बैक्टीरियोस्टैटिक और दूसरे होते हैं बैक्टीरियोलाइटिक और बैक्टीरियोसाइडल। एक एक करके समझते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक, आप नाम को पकड़ना, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ये एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। एग्जांपल दिए हुए हैं मॉड्यूल में, देखो वहां पे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, ये सब क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक। इसके बाद दिया बैक्टीरियोलाइटिक, वर्ड को पकड़े आप, लाइटिक बोले तो लाइसिस, मतलब ये क्या करेगा, ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा और उसको किल कर देगा। साइडल बोल रहे ना, बैक्टीरियोसाइडल, साइडल बोले तो किल। तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व करके उसको किल कर देगा। या एक कंडीशन ये होती है, जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल का फॉर्मेशन चल रहा है, तो जितनी उसकी सेल वॉल बनी है उसको उसी जगह पे इनिबिट कर देगा, रोक देगा, और जो बनी है उसको भी डिसॉल्व करके डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर? इसके एग्जांपल्स में बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, जैसे पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, वहां पे लिखा हुआ है सिप्रोफ्लोक्सासिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सब के सब क्या है, बैक्टीरियोलाइटिक या बैक्टीरियोसाइडल। क्लियर? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बाद में जो नेक्स्ट वर्ड आपके यहां पर दिया है वो है एनाल्जेसिक्स। और जो एनाल्जेसिक्स है, दीज आर जनरली नॉन एज पेन किलर्स। क्या बोलते हैं हम इनको, पेन किलर्स। अब नाम ही आपको बता रहा है पेन किलर, मतलब इसका काम क्या होगा, ये पेन को रिलीव करने का काम करेंगे। आई बात समझ में? फिर बात ये आती है कि पेन होता क्यों है, उसके बाद होगा रिलीव। तो भाई जैसे बात को समझो, जैसे कहीं आपकी बॉडी पे इंजरी हुई, इंजरी हुई तो वहां का लोकल टिश्यू डैमेज होगा, और जब लोकल टिश्यू डैमेज होगा तो वहां पर लोकल हार्मोन्स रिलीज होंगे, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, ये रिलीज होंगे। तो वहां जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा वो क्या करता है, उस लोकल एरिया के जो पेन रिसेप्टर्स हैं उन पेन रिसेप्टर्स में स्ट्रेचिंग कॉज करवा देगा। अब जब वहां पर पेन रिसेप्टर्स में स्ट्रेचिंग होगी तो वहां से आपके जो सेंसरी न्यूरॉन है, अफरेंट न्यूरॉन याद करो, वो मैसेज को यहां से रिसीव करेंगे और यहां से रिसीव करके सीधे आपके ब्रेन में ले जाएंगे। जैसे ही मैसेज आपके ब्रेन में पहुंचेगा आपको पता पड़ जाएगा, फील होने लग जाएगा कि यार पेन हो रहा है। आई बात समझ में? अब ये जो एनाल्जेसिक्स है, पेन किलर है, इनका रोल क्या है, जैसे आपने पेशेंट को ये पेन किलर दिए तो इन पेन किलर का रोल होता है यहां जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है उस प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को इनिबिट कर देगा वो। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन इनिबिट हो गया तो बताओ पेन रिसेप्टर्स में स्ट्रेचिंग होगी क्या, होगी नहीं, तो पेन खत्म हो जाएगा। ये इसका फंक्शन होता है एनाल्जेसिक्स का। एग्जाम्पल्स में बहुत सारी चीजें आती है एनाल्जेसिक्स में, कुछ नाम आप लोगों ने ये तो मॉड्यूल के अंदर दिए हुए हैं आपके, जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, डाइक्लोफेनिक सोडियम है, इसके अलावा और भी आइबुप्रोफेन है, नीमोसुलाइड है, नेप्रोक्सेन है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं इसके अंदर एनाल्जेसिक्स के अंदर। क्लियर? इसके बाद एनाल्जेसिक के बाद जो टर्म दी है वो है एंटीपायरेटिक्स। एंटी बोले तो वही अगेंस्ट, पायरेटिक्स बोले तो पायरेक्सिया। एक्चुअली फीवर का ही दूसरा नाम है पायरेक्सिया, मैंने यहां पे लिखा है देखो आप, फीवर को ही हम बोलते हैं पायरेक्सिया या फेब्राइल भी बोलते हैं इसको। तो ये फीवर को रिलीव करवाने वाली ड्रग्स होती हैं, दैट्स व्हाई इनको क्या बोला, एंटीपायरेटिक्स। आई बात समझ में? और जो फीवर है, सबसे पहले बात आती है आता क्यों है। देखो फीवर कॉजिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं पायरोजन्स। क्या बोलते हैं, पायरोजन। जैसे कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया, वो टॉक्सिन रिलीज करेगा, तो वो टॉक्सिन किसका काम करेगा, पायरोजन का काम करेगा, पायरोजन की तरह एक्ट करेगा। और वो पायरोजन हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचेंगे हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करवा देते हैं। और जब हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा तो आपको पता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर कहां होते हैं, हाइपोथैलेमस में ही होते हैं। तो वो जो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है वो एग्रावेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और फीवर आ जाता है हमको। अब यहां जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स हम देते हैं इनका काम यही होता है कि हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके वहां लोकल एरिया में जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है उसको इनिबिट करवा देते हैं और फीवर को खत्म करवा देते हैं।
एग्जाम्पल्स में यहाँ भी बहुत सारी चीजें आती है, कुछ नाम मैंने लिखे जैसे पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, और जो भी ऊपर पढ़े आपने एनाल्जेसिक के अंदर नीमोसलाइड है, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनिक सोडियम है, ये सब के सब एंटीपायरेटिक भी है। मतलब बात ये कि मैक्सिमम ड्रग जो आपने एनाल्जेसिक में पढ़ी है ना, वो एंटीपायरेटिक का काम भी करेगी। लेकिन हां, एक स्टेटमेंट आप ध्यान रखना, जितनी भी एंटीपायरेटिक्स के एग्जांपल आप देख रहे हो, ऑल एंटीपायरेटिक्स आर एनाल्जेसिक्स, बट ऑल एनाल्जेसिक्स आर नॉट एंटीपायरेटिक, बिकॉज जो मॉर्फिन है वो एंटीपायरेटिक का काम नहीं करेगा। क्लियर? और इसके साथ साथ एक एग्जांपल जो मैंने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे एंटीपायरेटिक के अंदर, एस्पिरिन। ये जो एस्पिरिन है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक तो है ही है एस्पिरिन, लेकिन इसका एक जबरदस्त काम और होता है, ये गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करवा देती है, पेप्टिक अल्सर कॉज करवा देती है। क्योंकि देखो इसकी नेचर ही खुद भी एसिडिक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है ये एस्पिरिन। नाम सुना होगा आपने, डिस्प्रिन के नाम से टैबलेट आती है, उसमें यही आता है एस्पिरिन। आ रही है मेरी बात समझ में? जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक में हम यूज करते हैं, ऐसे एनाल्जेसिक एस्पिरिन का वो हैवी डोज यूज करते हैं। जो डिस्प्रिन की टैबलेट आती है 500 मिलीग्राम की आती है, अब 2 टैबलेट डाल के आप पी गए, वो काम करेगा किसका? एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक का। लेकिन इसका एक जबरदस्त साइड इफेक्ट है कि ये हमारा जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, उस गैस्ट्रिक म्यूकोसा में अल्सर कॉज करवा देती है। आ रही है मेरी बात समझ में? इसीलिए जब एस्पिरिन हम किसी को देते हैं पेशेंट को, तो कभी भी एम्प्टी स्टमक भूल के भी नहीं देना उसको ये बोल देते हैं पेशेंट को कि भाई तू अच्छी तरह से खाना खा और खाना खाने के बाद में ही इसको ले, एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। लेकिन हाँ, ये साइड इफेक्ट होने के साथ साथ इसका एक जबरदस्त इफेक्ट और होता है। ये जो एस्पिरिन है, इट इज एंटी कोएगुलेंट ऑल्सो, एंटी प्लेटलेट एक्शन होता है इसका एस्पिरिन का। और यही रीजन होता है कि जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, कार्डियक पेशेंट जिनको एंजियोप्लास्टी हुई है या बाईपास सर्जरी हुई है, उनको थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ हम एस्पिरिन देते हैं एज ए एंटी कोएगुलेंट। लेकिन ध्यान रखें, हैवी डोज नहीं देते हैं वहां पे उसका लो डोज देते हैं। 75 मिलीग्राम की टेबलेट आती है इकोस्प्रिन के नाम से, तो वो इतना सा डोज देते हैं, लो डोज, और उसके साथ भी उसको बोल देते हैं कि भाई तेरे को खाना खा के ही लेना है, एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। क्लियर? एस्पिरिन की बात। तो ये एंटीपायरेटिक्स की बात हो गई। इसके बाद आते हैं पर एंटी हिस्टामिनिक दिया है आपके वहां पे लास्ट में, तो एंटी बोले तो अगेंस्ट, हिस्टामिन बोले तो हिस्टामिन के अगेंस्ट। और हिस्टामिन आप जानते हैं इट इज द एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस। होता क्या है, जैसे कोई एलर्जन आया बॉडी के अंदर तो हमारी मास्ट सेल्स एक्टिवेट होती है, वो हिस्टामिन रिलीज करती है। तो हिस्टामिन जाकर के पर्टिकुलर एरिया में जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें वेजोडाइलेशन करवा देता है, वहां पर उस लोकल एरिया में इंफ्लामेशन आ जाएगा और हिस्टामिन की वजह से ईचिंग होने लगेगी। और जब इंफ्लामेशन के साथ ईचिंग होने लगती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। ये जनरल फिनोमिनन है एलर्जी का। तो उस एलर्जी को खत्म करने के लिए जो ड्रग्स हम देते हैं वो है एंटी हिस्टामिनिक्स, जो हिस्टामिन को खत्म कर रही है, यहां पे एलर्जी को रिलीव कर रही है। क्लियर यहां तक बात? इसके एग्जांपल्स में भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सेट्रेजिन है, एविल है, फैक्सोफेनेडिन और बहुत सारी चीजें आती है। आप तो मॉड्यूल में जो दे रखा है सेट्रेजिन, ये नाम याद रख लेना। क्लियर? एंटी हिस्टामिनिक। तो ये टर्म्स जो थी इंपॉर्टेंट आपकी इससे रिलेटेड, वो यहां पर फिनिश हो गई। तो बच्चों अब आप एनसीईआरटी निकालें। जो कुछ हमने पढ़ा है वो अब एनसीईआरटी में देखेंगे हम क्या लिखा हुआ, उसकी रीडिंग मार लेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगी आपको साथ में। इसमें एनसीईआरटी में आप निकालें पेज नंबर 145, मेरे वाले एडिशन में यही है, आपके एडिशन में जो भी हो पेज नंबर निकालें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। देखें हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। यही बात की थी कि भाई बॉडी में जितने भी ह्यूमर एंड फ्लूइड है उनमें बैलेंस होना चाहिए, तभी हम उसको हेल्दी पर्सन बोलेंगे। दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन asserted. It was thought that person with black bile belong to hot personality and would have fever. भाई जिसके अंदर, इन्होंने बोला कि जिसके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा था उसकी पर्सनालिटी है हॉट पर्सनालिटी, और उसी को क्या हो रहा है? फीवर हो रहा है। नेक्स्ट देखें, दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। हमने कहा था कि ये बैठ करके इनके बीच में डिबेट होती थी, उससे जो भी कंक्लूजन निकलता था, थॉट निकलता था, उसको ये हाइपोथेसिस बना देते थे। दिस डिस्कवरी
of blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer disprove the good humor hypothesis of health. तो विलियम हार्वे ने क्या किया, थर्मामीटर का यूज करके इनकी जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी उसको डिस्प्रूव कर दिया. नेक्स्ट देखें, इन लेटर ईयर बायोलॉजिस्ट स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ. कहने का मतलब यह है कि जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है वो दोनों हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी हेल्थ को मेंटेन कर रहा है. कैसे, थोड़ा सा याद करें, आपने जब नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस ने पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को संभाल रखा है. और एंडोक्राइन सिस्टम में आपने एक ग्लैंड पढ़ी होगी थाइमस ग्लैंड. उस थाइमस ग्लैंड ने हमारे इम्यून सिस्टम को संभाल रखा है. तो नर्वस और एंडोक्राइन ये दोनों मिलकर के तो किसको मेंटेन कर रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को. और हमारा इम्यून सिस्टम किसको मेंटेन कर रहा है, हमारी हेल्थ को. नेक्स्ट आ जाए आप. Hence, mind and mental state can affect our health. Of course, health is affected by genetic disorders, infections and lifestyle. इन तीनों की बात हमने डिटेल में कर ली थी. नेक्स्ट आ जाए आप. The term health is very frequently used by everybody. How do we define it? Health doesn't simply mean absence of disease or physical fitness. हमने कहा था कि केवल फिजिकली फिट होना या डिजीज ना होना उसी को हेल्थ नहीं बोलेंगे. तो फिर हेल्थ किसको बोलेंगे, देखें. इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. तीनों बातें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. व्हेन पीपल आर हेल्थी, अब देखें आपकी एनसीईआरटी ने हेल्थी पीपल की प्रॉपर्टीज बताई हैं. व्हेन पीपल आर हेल्थी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क. दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. अगर वो हेल्थी होगा तो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा कमाएगा. हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेस लॉन्गेविटी ऑफ पीपल. अगर वो हेल्थी होगा तो उसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होगा. एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टिलिटी. जो इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टिलिटी है, जो डेथ रेट है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. भाई अगर मदर हेल्थी है तो डिलीवरी के टाइम पे उसके डेथ के चांसेस या बच्चे के डेथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. इसके बाद देखें, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ. ये तीनों बातें हमने की थी, लेकिन इन तीनों के अलावा और भी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, वो देखते हैं अपन. योगा हैज बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम टू इमॉर्टल अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. Awareness about diseases and their effect on different bodily functions. Vaccination against infectious diseases, proper disposal of waste, control of vectors and maintenance of hygienic food and water resources are necessary for achieving good health. तो ये सारी जनरल बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए. उसके बाद देखें, नेक्स्ट आ जाए. When the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we said that we are not healthy, we have a disease. तो अगर हमारा सिस्टम और ऑर्गन में अगर कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस आता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजीज. हमने कहा ही था, एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी विच कॉजेज डिस्कंफर्ट और डिसेबिलिटी इज नोन एज डिजीज. Diseases can be broadly grouped into infectious and non-infectious. इन्हीं को हमने बोला था communicable and non-communicable. Diseases which are easily transmitted from one person to another are called as infectious diseases. Infectious diseases are very common and every one of us suffer from these at some time or other. तो infectious disease बहुत ज़्यादा कॉमन है और हमको भी कभी ना कभी कोई ना कोई infectious disease हुई है. आप बाकी सबको छोड़ो, कॉमन कोल्ड सबको हुआ है, तो कॉमन कोल्ड भी क्या है, infectious disease. नेक्स्ट आ जाए. Some of the infectious disease like AIDS are fatal. Among non-infectious disease, cancer is the major cause of death. अगर हम बात करें infectious disease में तो सबसे डेंजरस है एड्स, और नॉन इन्फेक्शियस में बात करें तो सबसे ज्यादा डेथ जो आजकल हो रही है वो कैंसर की वजह से हो रही है. नेक्स्ट देखें, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली. तो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज ये भी हमारी हेल्थ को अफेक्टेड करते हैं. कैसे करते हैं, जब अपन ड्रग डिपेंडेंस पढ़ेंगे आगे तब बात करेंगे. क्लियर. तो बच्चों अब इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है इम्यून सिस्टम. अब ये जो इम्यून सिस्टम है ये है क्या, अगर एक लाइन में हम इसको बोलें तो इट इज द प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस और पैथोजन. मतलब डिजीज और पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी का ये प्रोटेक्टिव सिस्टम है. अगर अपन प्लेन लैंग्वेज में बोलें तो ये हमारी बॉडी का बॉडी गार्ड है. क्या है, बॉडी गार्ड. कैसे आप समझें बात को, जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो इंडिया के मैप के आसपास क्या है, बॉर्डर, और बॉर्डर पे क्या होती है, आर्मी.
तो वो जो आर्मी है वो क्या है, इंडिया का प्रोटेक्टिव सिस्टम है, वो इंडिया का इम्यून सिस्टम है। भाई उस आर्मी का काम भी क्या होता है, अगर बाहर से कोई भी टेररिस्ट इंडिया में एंट्री मारने की कोशिश करता है तो वो देखते उड़ा देती है उसको। सेम ऐसा का ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है, प्रोटेक्टिव सिस्टम, जिसको हम बोल रहे हैं इम्यून सिस्टम। अब आप देखिए, अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम में से, पूरी आर्मी में से मैं अगर एक एक सोल्जर को उठा लूं तो वो सोल्जर उस पूरे के पूरे सिस्टम की सेल हो गई कि नहीं हो गई। सेम ऐसे ही हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी भी छोटी छोटी सेल्स होती हैं, दीज आर नॉन एज लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं उनको अपन, लिम्फोसाइट्स। तो अपने को देखो समझना तो पूरा इम्यून सिस्टम ही है, इम्यून सेल्स भी समझनी है। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए इससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहले हम उन टर्म्स को डिस्कस कर लें, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो वो टर्म आपके सामने लिखी हुई है, मॉड्यूल में फर्स्ट लिखा हुआ है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी को एक लाइन में हम बोले तो इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस और पैथोजन। अब हमने बोल तो दिया इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन कैसे समझे इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को। आप सिंपल सी बात ऐसे समझें कि जैसे आप डेली घर से क्लास आते हैं, क्लास से घर पे जाते हैं, रास्ते का एनवायरनमेंट है, आपके घर का एनवायरनमेंट है, जब आप क्लासरूम में बैठते हैं तो क्लास का एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट में अभी भी आपके आसपास एनवायरनमेंट में इतने सारे पैथोजन घूम रहे हैं, इतने बैक्टीरिया, इतने वायरसेस घूम रहे हैं जिसका आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। लेकिन आप ये देखें, क्या वो सारे के सारे पैथोजन हमारे अंदर क्या डिजीज कॉज कर पा रहे हैं? क्या वो सभी पैथोजन तो डिजीज कॉज नहीं कर पा रहे। इसका मतलब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमको उनसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो क्या है? वो हमारी बॉडी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इम्यूनिटी। क्लियर? तो ये तो बात हुई इसकी इम्यूनिटी की। इसके बाद एक टर्म दे रखी है आपके एंटीजन, और इट इज ऑल्सो नॉन एज एग्लूटिनोजन। क्या बोलते हैं इसको? एग्लूटिनोजन। और इस एंटीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एजी से। जैसे आप केमिस्ट्री में सिल्वर को लिखते हैं ना एजी, वैसे एंटीजन को भी हम एजी लिखते हैं। अब ये है क्या एंटीजन? देखिए, अगर एक लाइन में बोले तो इट इज अ प्रोटीनियस मॉलिक्यूल। लेकिन ठीक है, बोल दिया अपने प्रोटीनियस मॉलिक्यूल, लेकिन प्रॉपर एंटीजन को अगर आप ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो आप देखेंगे इट इज मेड अप ऑफ, एक तो छोटा सा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं अपन हैप्टन। ये जो हैप्टन है, इट इज अ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। लेकिन इस एंटीजन का जो मेन पार्ट होता है, मेजर पार्ट होता है, वो होती है ये कैरियर प्रोटीन। अब अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो ये है इनकम्प्लीट एंटीजन, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तब बनेगा ये कंप्लीट एंटीजन। अब ये जो एंटीजन है, इसका काम क्या है? देखें, जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये एंटीजन हमारी इम्यून सेल्स जो है, इम्यून सिस्टम जो है, उसको एंटीजेनिक स्टिमुलेशन देगा, और हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। ये इसका काम होता है एंटीजन का। अब आपने ये तो देख लिया कि एंटीजन है क्या और ये बॉडी में जाकर के क्या कर रहा है, लेकिन फिर बात आती है कि ये होता कहां है। तो जो एंटीजन है वो कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको सेल की सरफेस के ऊपर। अब जब सेल की सरफेस के ऊपर मिल रहा है तो इसी बेसिस पर ये जो एंटीजन है, दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। एक तो हम बोलते हैं सेल्फ एंटीजन, और दूसरा होता है नॉन सेल्फ और फॉरेन एंटीजन। क्या मतलब समझें। देखिए, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, उन सेल्स की सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वो तो हमारा खुद का ही है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ एंटीजन। लेकिन अगर कोई एंटीजन बाहर से हमारी बॉडी में एंट्री मार रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो गया? नॉन सेल्फ और फॉरेन एंटीजन। तो ध्यान रखें, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छी तरह से ये बात जानता है कि क्या अपना है और क्या पराया है, क्या सेल्फ है और क्या नॉन सेल्फ है। इसलिए ध्यान रखें, जनरली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसके अगेंस्ट एक्टिवेट होगा? नॉन सेल्फ और फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट। सेल्फ के अगेंस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज इम्यून टॉलरेंस। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ टॉलरेंस बोलते हैं। अब देखो, जहां तक ये सेल्फ टॉलरेंस चल रहा है वहां तक चल रहा है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि हमारा इम्यून सिस्टम ये भूल जाता है कि क्या अपना है और क्या पराया है। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी जो सेल्फ की जो सेल्स होती हैं उन्हीं पे अटैक कर देता है। मतलब जो हमारे सेल्फ एंटीजन है उन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा। तो जब वो ऑटो एंटीबॉडी बनी तो वो हमारी खुद की बॉडी की सेल्स को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी। एंड दिस कंडीशन इज नॉन एज ऑटो इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे उसको हम? ऑटो इम्यूनिटी। क्लियर ये बात? तो ये तो बात हुई इसकी एंटीजन की। एंटीजन के बाद में जो नेक्स्ट टर्म यहां पे दी है वो है एंटीबॉडी। और जो एंटीबॉडी है इट इज ऑल्सो नॉन एज एग्लूटिनिन। क्या बोलेंगे इसको हम? एग्लूटिनिन। अब ये जो एंटीबॉडी है
ये बनाता कौन है? ये हमारी जो इम्यून सेल्स है, बी लिम्फोसाइट्स, वो बनाएगी ये एंटीबॉडी। लेकिन कब बनाएगी? बिना फालतू तो बनाएगी नहीं। कब बनाएगी? जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, एंटर होके हमारे इम्यून सिस्टम की जो बी सेल्स है, बी लिम्फोसाइट्स, उनको स्टिमुलेट करेगा, तब हमारी बी लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। तो हमारी बी सेल्स जो हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं, जो आपको एंटीबॉडी बना करके दे रही है, ध्यान रखें वो जो एंटीबॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन। किसकी बनी होती है वो? कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन। बाकी स्ट्रक्चर वगैरह की बात अपन आगे करेंगे डिटेल में। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म दी है वो है एंटी सीरम। अब नाम को पकड़े आप, एंटी सीरम। अब एंटी सीरम, एंटी का मतलब अगेंस्ट, मतलब यह कि किसी भी एनिमल का सीरम है, अगर उस सीरम के अंदर किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट रेडीमेड एंटीबॉडी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? एंटी सीरम। जैसे मान लीजिए ये कोई सीरम है, इसके अंदर टिटनस के अगेंस्ट ये रेडीमेड एंटीबॉडी है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? एटीएस, एंटी टिटनस सीरम। डिप्थीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, तो इसको क्या बोल देंगे? एडीएस, एंटी डिप्थीरियल सीरम। रेबीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी क्या बोल देंगे? एंटी रेबीज सीरम। क्लियर? एंटी सीरम। एंटी सीरम के बाद में जो नेक्स्ट टर्म आपके दी है यहां पे, वो है वीनम। अब वीनम का नाम ही आप जानते हैं, वीनम बोले तो पॉइजन, पॉइजन को बोलते हैं हम वीनम। तो इनके अगेंस्ट जो एंटीडोट बनता है उसको हम बोलते हैं एंटी वीनम। क्या बोलते हैं? एंटी वीनम। तो स्नेक का जो वीनम होता है उसके अंदर जो टॉक्सिन होता है, उसके अगेंस्ट जो वीनम होता है उसको हम बोलते हैं एएसवी, एंटी स्नेक वीनम। तो ये जो एंटी स्नेक वीनम है, ये भी एक टाइप का आपका एंटी सीरम है। अगर कोई आपसे पूछे कि एंटी स्नेक वीनम है, इसके अंदर क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा? इसके अंदर भी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी मिलेगी आपको, रेडीमेड एंटीबॉडी बोलेगी। क्लियर? वीनम, एंटी वीनम। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है अपनी, वो है एग्लूटिनेशन। अब ये एग्लूटिनेशन क्या है? देखें आप, अभी मैंने आपको बोला कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीजेनिक स्टिमुलेशन मिला, और हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या बनाई? एंटीबॉडी बनाई। अब ये एंटीबॉडी जाकर के इस एंटीजन के साथ बाइंड होगी, तो एंटीजन और एंटीबॉडी, इन दोनों के बीच में ये जो रिएक्शन हो रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे? एग्लूटिनेशन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है, ये हमारी बॉडी में कहां होती है? सीरम के अंदर, ब्लड सीरम में। दैट्स व्हाई स्टडी ऑफ एग्लूटिनेशन इज नोन एज सीरोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? सीरोलॉजी। क्लियर? एग्लूटिनेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है अपनी, वो है टॉक्सोइड। और ये जो टॉक्सोइड है, इट इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन। इसके एग्जांपल्स में आती हैं आपकी, लाइक टीटी, टिटनस टॉक्सोइड, डिप्थीरियल टॉक्सोइड एंड बोटुलिज्म टॉक्सोइड। बोटुलिज्म जो है, इट इज अ टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग, तो उसके लिए भी ये टॉक्सोइड आता है। तो टॉक्सोइड जो होता है, इस टॉक्सोइड के अंदर क्या होता है? एंटीजन। मैंने आपको कहा था वैक्सीन में ऑलवेज आपको क्या मिलेगा? एंटीजन। तो इसके अंदर भी आपको एंटीजन मिलेगा टॉक्सोइड के अंदर। क्लियर? टॉक्सोइड। अब नाम ये टॉक्सोइड क्यों है? बिकॉज बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन होता है, एक्सोटॉक्सिन जो निकालता है, उसको हम यूज करते हैं टॉक्सोइड बनाने के लिए, इसलिए इसका नाम क्या दिया? टॉक्सोइड। क्लियर? टॉक्सोइड। इसके बाद एक लास्ट टर्म और आती है आपकी इससे रिलेटेड, वो है इंटरल्यूकिन्स। ये जो इंटरल्यूकिन है, आप इसको ब्रेक कर दें। इंटर बोले तो इन बिटवीन, ल्यूकिन बोले तो ल्यूकोसाइट्स, मतलब दो ल्यूकोसाइट्स के बीच में काम करने वाला जो केमिकल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरल्यूकिन्स। एक्चुअली हमारी जो इंटरल्यूकिन्स हैं, WBCs हैं, वो एक दूसरे को जो इंफॉर्मेशन देगी, वो किसके थ्रू देगी? वो इसी केमिकल के थ्रू देती है, इंटरल्यूकिन्स के थ्रू। तो ये डिफरेंट टाइप की इंटरल्यूकिन्स मिलती है, लाइक इंटरल्यूकिन 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। क्लियर? तो दो WBC के बीच में जो काम करने वाला केमिकल है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरल्यूकिन्स। क्लियर यहां तक बात? तो ये जो टर्म्स थी इससे रिलेटेड, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, इनकी बात यहां पर कंप्लीट हो गई। अब हम आगे चलेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है इम्यूनिटी। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को हम दो सेगमेंट में पढ़ेंगे, एक तो बिफोर बर्थ और दूसरा आफ्टर बर्थ। तो बिफोर बर्थ जो इम्यूनिटी होती है, दैट इज नॉन एज कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और जो आफ्टर बर्थ होती है, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड, अडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब एक एक करके अपन टर्म समझते हैं यहां पे। सबसे पहले बात आती है कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी। कॉन्जेनिटल बोले तो
जेनेटिकली प्रेजेंट, इनेट बाय बर्थ, नॉन स्पेसिफिक, बोले तो जितने भी पैथोजन होते हैं उनके सबके लिए सेम एक्शन। तो ये तो बात कॉन्जेनिटल की हुई। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपन एक्वायर्ड। एक्वायर्ड बोले तो आफ्टर बर्थ, अडप्टिव बोले तो एनवायरमेंट से अडप्ट कर रहा है बच्चा, और स्पेसिफिक बोले तो पैथोजन स्पेसिफिक, एंटीजन स्पेसिफिक। ये जो स्पेसिफिसिटी है इसे आप ऐसे समझें जैसे कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, मान लीजिए टाइफाइड का एंटीजन एंटर हुआ, हमारी बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडी बनाई। दूसरी बार मान लो डिप्थीरिया का एंटीजन एंटर हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जो टाइफाइड के लिए एंटीबॉडी बनी वही डिप्थीरिया पे काम करेगी। नो, ये टाइफाइड के लिए बनी है तो टाइफाइड के लिए स्पेसिफिक है, उस पे काम करेगी। डिप्थीरिया के लिए हमारा इम्यून सिस्टम अलग से स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगा। दैट इज स्पेसिफिसिटी। अब ये जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक्टिव एंड पैसिव। अब नाम को ही आप पकड़े, एक्टिव एंड पैसिव, तो सबसे पहले एक्टिव की बात कर रहे हैं। एक्टिव मतलब इस इम्यूनिटी में होस्ट का खुद का इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। अब कब एंटीबॉडी बनाएगा हमारा इम्यून सिस्टम? जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा। तो होता क्या है, जैसे कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीजेनिक स्टिमुलेशन मिला और हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी की भी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी अगर आपको डेवलप करवानी है तो उसकी बॉडी में किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एंटीजेनिक स्टिमुलेशन की। तो अगर आप एंटीजन डालेंगे किसी की बॉडी में तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी? एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर अमाउंट में एंटीबॉडीज नहीं बना पाता। तो ऐसे केस में हमको डिजीज से बचने के लिए बाहर से रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी लेनी पड़ती है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी लेनी पड़ती है। तो अगर आप किसी को प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी दे रहे हैं तो उसके इम्यून सिस्टम ने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, पैसिव पड़ा हुआ है। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी। मतलब यह कि अगर किसी की बॉडी में आपको पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो उसकी बॉडी में क्या चीज डालनी होगी? आपको एंटीबॉडी डालनी होगी। टोटल मिला के बात यह है कि अगर किसी की बॉडी में आपने एंटीजन एंटर किया तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी? एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर एंटीबॉडी डाली तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी? पैसिव इम्यूनिटी। अब इसके आगे वाला जो क्लासिफिकेशन है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को डिनोट कर रहा है कि ये एंटीजन या ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में एंटर किस रूट से हो रही है, उस रूट को शो कर रहा है। अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एक्टिव की बात करते हैं। एक्टिव, नेचुरल। आप देखें, एक्टिव का मतलब बॉडी में क्या चीज एंटर हो रही है? एंटीजन। अब एंटीजन हमारी बॉडी में नेचुरली आ जाए, एक ही रास्ता है, इन्फेक्शन। तो कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में क्या चीज एंटर हुई? एंटीजन। नेचुरली आ रहा है तो क्या बोला अपन ने? नेचुरल। बॉडी में क्या गया? एंटीजन। तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी? एक्टिव इम्यूनिटी। और सारा काम कब हो रहा है? आफ्टर बर्थ। दैट मीन्स एक्वायर्ड। क्लियर ये वाली लाइन? अब हम आ जाए एक्टिव आर्टिफिशियल। एक्टिव आर्टिफिशियल, आप देखें, एक्टिव का मतलब बॉडी में क्या एंटर हो रहा है? एंटीजन। आर्टिफिशियल मतलब एंटीजन आर्टिफिशियली आ रहा है बॉडी में। तो याद करो, वैक्सीन। तो जितनी भी वैक्सीन होती है उनके अंदर क्या होता है? एंटीजन। अब आपने किसी बच्चे का वैक्सीनेशन किया, आपने वैक्सीन के थ्रू वो एंटीजन डाल दिया बच्चे की बॉडी में, तो एंटीजन की एंट्री कैसी हुई? आर्टिफिशियल। और बच्चे की बॉडी में क्या डाला आपने? एंटीजन। तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी? एक्टिव इम्यूनिटी। और सारा काम कब हो रहा है? आफ्टर बर्थ। दैट मीन्स एक्वायर्ड। क्लियर? एक्टिव इम्यूनिटी। सेम ऐसे ही आप पैसिव पे आ जाएं। इधर देखें, पैसिव, नेचुरल। पैसिव का मतलब बॉडी में क्या आ रही है? एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नेचुरली आ जाए, एक ही रास्ता है, मदर के थ्रू। तो याद करो, मदर्स फर्स्ट मिल्क जो होता है, येलोइश कंसंट्रेटेड सब्सटेंस, कोलेस्ट्रम, उसमें मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होती है IgA, और प्लेसेंटा के थ्रू आती है IgG। तो ये मदर के थ्रू मिल रही है, तो एंट्री कैसी हुई? नेचुरल। और बच्चे की बॉडी में क्या गया? एंटीबॉडी। तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी? पैसिव इम्यूनिटी। और सारा काम कब हो रहा है? आफ्टर बर्थ। दैट मीन्स एक्वायर्ड। अब आ जाए अपन पैसिव आर्टिफिशियल। पैसिव का मतलब बॉडी में क्या आ रही है? एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली आए तो याद करो, रेडीमेड एंटीबॉडी किसके अंदर पड़ी थी हमने? एंटी सीरम्स। तो इनमें आएगा एग्जांपल में आपके एंटी टेटनस सीरम, एंटी डिप्थीरियल सीरम, एंटी रेबीज सीरम, ASV, एंटी स्नेक विनम। इनमें सब में क्या है? रेडीमेड एंटीबॉडी।
तो ये जो हम यूज करते हैं एंटी सीरम्स, ये किसी भी पेशेंट के डिजीज में ट्रीटमेंट में यूज करते हैं एज ए ट्रीटमेंट। तो आप जब इसको इंजेक्ट कर रहे हैं पेशेंट की बॉडी में, तो एंट्री कैसी हो रही है? आर्टिफिशियल। और पेशेंट की बॉडी में क्या डाला आपने? एंटीबॉडी। तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी? पैसिव। और सारा काम कब हो रहा है? आफ्टर बर्थ, दैट मीन्स एक्वायर्ड। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी कौन कौन सी है और कैसे कैसे डेवलप हो रही है हमारी बॉडी में। अब आगे हमको डिटेल में डिस्कस करना है। पहले हम कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी पढ़ेंगे, इनेट इम्यूनिटी, उसके बाद हम आएंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अब हम देखते हैं कॉन्जेनिटल इम्यूनिटी।